Hello students, welcome back to the second class of HTML and CSS। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम HTML और CSS में क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। तो हाउ वेब वर्क, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से काम करेगी। देन उसका रोल क्या है, क्योंकि HTML का एक अपना रोल होता है, CSS का एक अपना रोल होगा, जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका एक अपना रोल होता है। तो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर किसी का मतलब कि ये देखेंगे कि HTML क्या काम करेगा, CSS का क्या काम है और जावास्क्रिप्ट का क्या काम है। और इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि HTML होती क्या है, व्हाट इज HTML, और वेब टेक्नोलॉजीज के रोल क्या हैं। तो हर किसी के मतलब के रोल होते हैं वेब टेक्नोलॉजीज के। किसी में बैक एंड का रोल होता है, किसी का फ्रंट एंड का रोल होता है, किसी का डेटाबेस का रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में देखेंगे। देन हम उसके बाद HTML बेसिक अपनी कवर करेंगे आज। और ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि CSS होती क्या है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आपकी वेब किस तरीके से काम करती है। देखिए, आप एक समझे कि आप एक यूजर हैं, ठीक है। और यूजर बेसिकली क्या है, एंड यूजर। एंड यूजर क्या होता है, मतलब कि कोई भी एक बंदा, सही है। और वो क्या करेगा, यूजर आया, यूजर ने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद आप क्या करते हैं, कोई भी आप यूआरएल इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है academind.com, या आप google.com या yahoo.com, कोई सा भी आपका यूआरएल आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वो इंसर्ट करने के बाद ब्राउजर में क्या होता है, उसके बैकएंड में क्या काम चल रहा होता है, वो आपका जो यूआरएल है वो रिक्वेस्ट करेगा डीएनएस सर्वर को। अब डीएनएस सर्वर क्या करता है, वो आपका जो यूआरएल है, ये जो आपने यूआरएल, ये अपना जो यूआरएल लिखा है, इस यूआरएल को कन्वर्ट कर देगा आईपी में। अब आईपी हमारे पास हर पीसी की, कंप्यूटर की एक अलग आईपी होती है। तो हर किसी की एक यूनिक आईपी होगी, तो उसमें आपको कन्वर्ट कर देगा। और वो सर्वर जब आईपी में कन्वर्ट कर देगा, देन वो डीएनएस सर्वर आपके जो सर्वर है, मतलब कि उसके बैकएंड पे जो सर्वर है, जो आपकी वेबसाइट का जो सर्वर होता है, उस पर रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट करके वो रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स करके आपको आपकी आपकी जो वेबसाइट है वो लाके दिखा देगा। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट वर्क करती है। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, यूजर आया, यूजर ने ब्राउजर ओपन किया। ब्राउजर आपके पास गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, और बेशुमार सिफारी ब्राउजर है, और बेशुमार ब्राउजर से। तो उसमें से आपने कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लिया। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आप यूआरएल इंसर्ट करते हो, ठीक है। आप यूआरएल, आपके पास बेशुमार यूआरएल है, google.com, याहू, facebook.com। तो इस तरीके से आपने कोई भी यूआरएल इंसर्ट किया। तो यूआरएल इंसर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे। आप बेसिकली आपका जो यूआरएल है, ठीक है, वो चले जाएगा डीएनएस सर्वर पे। बैकएंड पे ब्राउजर वो खुद ही ऑटोमेटिक करता है कि आपका यूआरएल कन्वर्ट कर देता है एक आईपी में, ठीक है। आईपी में कन्वर्ट करने के बाद वो जाता है, जब आपकी आईपी में जो भी डोमेन होगा वो आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके वेब के सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जब वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो वो रिस्पॉन्स करके आपको वेबसाइट लाके दिखा देगा, जो कि आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी वो आपके लाके दिखा देगा। तो एक ये सिंपल सा एक वर्क फ्लो है कि आपकी वेब किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपकी वेब किस तरीके से काम करती है। देन अब इन सब के रोल क्या है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ HTML की, देखिए HTML काम क्या करता है। HTML बेसिकली इसका काम ये है कि HTML आपको कंटेंट लाके देगा। क्या लाके देगा, कंटेंट। अब कंटेंट से मुराद क्या, कंटेंट की मीनिंग क्या है। देखिए, कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कंटेंट में आपके पास इमेजेस आ गई, पैराग्राफ आ गए, और इसके अलावा बटन्स आ गए, लिंक्स आ गए, हेडिंग्स आ गई। ये सारा कंटेंट आपको HTML के अंदर लिखना होगा। जितना भी कंटेंट होगा आप सब HTML में लिखोगे, और उसकी जो स्टाइलिंग है वो CSS को करनी पड़ेगी, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन है। तो CSS को उसकी स्टाइलिंग करनी है जो आपने कंटेंट लिखा है। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको डायनेमिक इफेक्ट में लेके आएगा। तो ये डायनेमिक इफेक्ट क्या, फॉर एग्जांपल मैंने एक मतलब कि कैलकुलेटर क्रिएट किया है, और उस कैलकुलेटर में मैंने एक फंक्शनलिटी लिखी है कि अगर आपका जो यूजर है, वो यूजर अगर 18 से कम उम्र का है तो उसको डिफरेंट फैसिलिटी दिखे,
और अगर 18 से उसकी एज ग्रेटर देन है, बड़ी है, तो उसको एक मतलब कि ज्यादा फीचर्स उसको दिखे। तो 18 से जो कम उम्र के जो स्टूडेंट्स होंगे या जो यूजर्स होंगे, उनको 18 से कम वाले फीचर्स दिखें, जो हम फीचर्स डिफाइन करेंगे। देन अगर जो 18 से ग्रेटर देन होंगे, जो बड़े होंगे, उनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिखे जो कि उनको आगे जाके काम आएंगे। तो हमने ये कैलकुलेटर डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास बेशुमार डायनेमिक इफेक्ट की एग्जांपल्स हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? जावास्क्रिप्ट आपको एक डायनेमिक इफेक्ट ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो चीज चेंज होती रहती है, आप ये समझ लें कि अगर आपको कोई चीजें चेंज करवानी है एट अ टाइम, तो आपको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको कंटेंट लिखना है तो HTML पे आप कंटेंट लिखोगे, अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो आप CSS पे स्टाइलिंग करोगे, और अगर आपको कुछ डायनेमिक इफेक्ट लेके आने हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लिखनी है, तो वो सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट पे करोगे। तो ये सबका मतलब कि एक बेसिक सा रोल है। अगर मैं HTML की बात करूंगा तो कंटेंट आपको लिखना है, जो कि पैराग्राफ, इमेजेस, बटन्स और बेशुमार आपको जो भी कंटेंट है जो आप वेब पे देख रहे हो, तो वो आपका कंटेंट होता है। अब उसकी स्टाइलिंग कौन करेगा? उसकी स्टाइलिंग CSS करेगा। अब स्टाइलिंग से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, स्टाइलिंग, मुझे बटन का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मुझे इमेज को सेंटर में लेके आना है, और मुझे एनिमेशन लेके आनी है। ये सारी चीजें CSS संभालेगा। तो हमें अभी जो फोकस करना है इस मॉड्यूल में, HTML और CSS पे फोकस करना है। देन हमारे जैसे सेकंड मॉड्यूल आएगा, देन उसमें हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अभी आपको HTML एंड CSS पे आपको अभी फोकस करना होगा, ठीक है? देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज HTML। देखिए, HTML का अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? HTML है क्या? HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? HTML, अगर मैं बात करता हूँ HTML5 क्या है फिर, ठीक है? तो देखिए, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML is a markup language। क्या है markup language? Used for structuring and presenting content on the world wide web। मतलब कि ये कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि आपको एक स्ट्रक्चर एंड जो भी आपका कंटेंट है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है? कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो HTML का काम क्या है? आपका जो भी कंटेंट है वो आपको लाके वेब पे लाके दिखा देगा, जो कि ब्राउजर आपका, जो भी गूगल क्रोम का ब्राउजर हो गया या फायरफॉक्स हो गया, उस पे आपको कंटेंट लाके दिखा देगा। HTML का ये काम है। देन अगर मुझे स्टाइलिंग करनी होगी तो मैं CSS को लिंक करवा दूंगा HTML के साथ, तो वो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी सिंपल आपको ये समझना है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। और ये किस काम आती है? ये आपको कंटेंट लाके देती है, जो कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब में आपको आपका जो भी कंटेंट होगा वहां पे शो करवाएगी। सही है? देन HTML is extremely important और relevant but is also just the beginning। देखिए, HTML, अगर जहाँ पे भी अगर मैं वेब की बात करता हूँ तो वहाँ पे HTML का सबसे मेन रोल होता है। सही है? क्योंकि अगर आपको HTML नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है HTML का। आप HTML में आप अपना कंटेंट डिजाइन कर दो, सबसे पहले कंटेंट लेके आ दो, देन उसकी स्टाइलिंग कर दो, देन उसके ऊपर डायनेमिक इफेक्ट लेके आ दो। तो सबसे पहला पिलर क्या है? आपका HTML आपको आनी चाहिए, देन आपको CSS आनी चाहिए। चले फिर आगे बढ़ते हैं। अब CSS क्या है? CSS की फुल फॉर्म अगर पढ़ लेते हैं तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसको स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टाइल शीट लैंग्वेज भी इसको कहते हैं हम। और इसके कुछ प्री प्रोसेसर्स हैं। प्री प्रोसेसर से क्या मतलब? प्री प्रोसेसर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सेस और लेस हमारे पास इसके CSS के प्री प्रोसेसर हैं। अब सेस क्या करता है काम? सेस हमारे ये काम करता है कि हमने सेस की एक फाइल क्रिएट की, अपने जो भी एडिटर होगा, विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज करेंगे, या आप कोई भी अपना एडिटर जिस पे आप काम करना चाहते हैं वो आपने ओपन किया, आपने वहाँ पे फाइल क्रिएट की अपनी सेस की, और वहाँ पे आपने सेस के ऊपर अपनी स्टाइलिंग करने लग गए, ठीक है? देन उसके बाद जब आप सेव करोगे अपनी सेस की फाइल को, तो वो ऑटोमेटिक आपकी जो फाइल है CSS की, वो ऑटोमेटिक आपकी फाइल सेव करवा देगा, और सेस के ऊपर जो भी आप कोड लिखोगे स्टाइलिंग का, वो CSS में जाके स्टाइलिंग का जो भी कोड होगा वहां पे जाके आपका कोड कंपाइल होके आपको वहां पे लाके दे देगा।
तो इससे फायदा क्या होगा, जो आप सेस पे कोड लिखोगे वो ब्राउजर फ्रेंडली होगा, जो कि आपके सीएसएस में जाके सेव हो जाएगा और वो फाइल आप होस्ट करवा सकते हो बाद में। सही है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं समझ आता अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिंपल ये समझ ले सीएसएस के क्या होती है। सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट है और ये प्रेजेंटेशन के लिए काम आती है। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब, स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, आप ये समझ लिया अभी। और इसके कुछ प्री प्रोसेसर होते हैं जो कि सेस और लेस। देन आगे बढ़ते हैं। अब इनकी वेब टेक्नोलॉजीज क्या हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं HTML की। HTML क्या है, कंटेंट डिस्प्ले करता है या स्ट्रक्चर आपको लाके दे देता है। ठीक है। CSS क्या करता है, स्टाइल एंड डिजाइन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। CSS आपको स्टाइल या डिजाइन के लिए काम आती है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के लिए काम आती है। और अगर मैं इसके कुछ लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपके पास बैक एंड प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो, जो कि Node.js के जरिए करेंगे हम। सही है। और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए भी काम आती है, जो कि हम रिएक्ट के जरिए करेंगे। और मोंगोडीबी और माइस्क्यूल आप जो है डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन हम जो डेटाबेस यूज करेंगे मोंगोडीबी और आपका फायरबेस, ये दो चीजें हम यूज करेंगे। और अगर हमें टाइम मिला तो हम AWS भी देखेंगे। ठीक है। देन इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं HTML की बात करता हूँ तो HTML में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आ क्लोजर लुक एट टैग। देखिए टैग क्या होता है। सबसे पहले अगर जहाँ पे भी मैं HTML की बात करूंगा तो वहाँ पे टैग पे आपको काम करना पड़ेगा। अब ये टैग है क्या, देखिए हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं HTML के अंदर, जो कि ये आपके लेस देन का साइन होगा, ये ग्रेटर देन का साइन। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो आपका एक करेक्टर होगा। और इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, हम टैग बोलेंगे। इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, टैग। ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर जो आपका जो भी करेक्टर होगा, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, टैग बोलेंगे। ठीक है। ये एक ओपनिंग टैग है, इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा, जिससे आप फॉरवर्ड स्लैश, जिसका मतलब कि एंडिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश लगा होगा। और जो आपका ओपनिंग टैग होगा वो सिंपल इस तरीके से आपको ओपनिंग टैग दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लेस देन और आपका मोर देन साइन है। ठीक है, लेस देन और मोर देन साइन, और उसके बीच में एक करेक्टर है जो कि पी है। अब इसका पी का मतलब क्या है, पी का एक मीनिंगफुल एक मतलब होगा, जो कि आप मतलब कि इससे आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पी से पता चल रहा है कि पैराग्राफ। पी से क्या पता चल रहा है, पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पे किसी और टैग की बात करता हूँ, IMG, IMG से क्या पता चलेगा हमें, इमेज। सही है। तो हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, उसको यूज करते हुए हम अपना कंटेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंटेंट। अगर मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैं एक ओपनिंग टैग क्रिएट करूंगा। ओपनिंग टैग किस तरीके से क्रिएट होगा, सबसे पहले मैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा। देन इसके बाद पैराग्राफ लिखना है तो मैं पी लिखूंगा। देन मैं अपना जो है राइट एंगल जो मेरा ब्रैकेट है वो इंसर्ट करूंगा। ये आपका एक ओपनिंग टैग क्रिएट हो गया। देन मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर में मतलब कि मैं अपना कंटेंट लिख दूंगा। उसके बाद मैं एक मतलब कि राइट एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा। देन फॉरवर्ड स्लैश, देन पी जो कि मेरा करेक्टर है, और राइट एंगल ब्रैकेट। तो यहाँ तक मैं अपना काम करूंगा। अगर नहीं आता समझ, मैं बता देता हूँ कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं एक एडिटर खोल के आपको समझा देता हूँ। सही है। थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी समझने के लिए, लेकिन जैसे ही आप काम करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आता रहेगा। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और आपको भी एक फोल्डर क्रिएट करना है। और उसके बाद आपको फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप एक काम करेंगे, मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड सबसे पहले बता देता हूँ कि इंस्टॉल किस तरीके से करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे सही, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ VS कोड डाउनलोड। ये मुझे अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मुझे क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपना। और यहाँ से आप विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिंपल इंस्टॉलेशन हम इंस्टॉल कर लेंगे। जब आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, देन आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक्सटेंशन यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से विजिबल हो। ठीक है।
तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जैसे आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करोगे देन cmd लिखूंगा। cmd लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा code कोड स्पेस डॉट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले अपना फोल्डर क्रिएट किया। सबसे पहले आपको VS कोड इंस्टॉल करना है। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपने सबसे पहले न्यू फोल्डर जो भी आपको अपने नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। जब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपका, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका फाइल पाथ आर होता है सही, और यहाँ पे आपको लिखना है CMD। क्या लिखना है, CMD। CMD से क्या होगा, आपका जो है कमांड लाइन आपकी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जो है आप लिखोगे CODE कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, उसी फोल्डर में रहते हुए आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तो मुझे ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं अपना VS कोड यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अब देखिए मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसी फोल्डर में रहते हुए मेरा VS कोड ओपन हो गया है। देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल आप किस तरीके से क्रिएट करते हो HTML की, आप यहाँ पे कोई सा भी नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बासित डॉट HTML। ठीक है, मैं कोई सा भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन HTML की पहचान क्या है कि आप किस तरीके से उसको पहचानोगे। HTML की फाइल को आप कोई भी नाम दो, देन उसके बाद आप डॉट लगा के HTML आपको लिखना है। डॉट लगा के आपको क्या लिखना है, HTML। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML लिखता हूँ, इंडेक्स डॉट HTML, जैसे मैं डॉट HTML लिखूंगा तो देखिए मेरे पास एक यहाँ पे ना HTML का आइकन बना हुआ आ रहा है। सही है, तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे HTML लिखूंगा तो मेरे पास HTML का एक आइकन बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स, अगर मैं इंडेक्स डॉट HTML की बात करता हूँ तो इंडेक्स आपका क्या होता है, होम पेज होता है। और देन बाकी अगर आप पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं HTML के, उन सबको फिर आप इंडेक्स ए पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आपका होम पेज होता है। सही है, तो मैंने एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल क्रिएट कर ली, और फाइल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अगर अभी पैराग्राफ की बात की थी, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी। पी आपके क्या है, एक क्लोजिंग टैग है। सही, पी क्या है आपका, एक ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब ये कि आपका पैराग्राफ। पी का मतलब क्या, पैराग्राफ। और यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरेम, और मुझे 5 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है, तो लोरेम 5। जैसे मैंने लोरेम 5 लिखा तो मेरे पास 5 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अगर मुझे यहाँ पे 10 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है तो लोरेम 10 लिखूंगा और मैं इंटर करूंगा, और मेरे पास 10 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अगर आपको 100 वर्ड्स का लिखना है, आप सिंपल 100 लिखे इंटर करें, आपके पास 100 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे 5 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। मैं सिंपल इसको कॉपी करवा के मतलब कि सेव कर देता हूँ। तो ये Ctrl+S से, और इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी पाथ। यहाँ से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी पाथ, या आप यहाँ से भी कॉपी पाथ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, यहाँ से आप कॉपी पाथ करोगे या आप यहाँ से कॉपी पाथ करोगे। ठीक है, आपने यहाँ से कॉपी पाथ कर लिया। अब आपको अपने ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है आपका, आपने जो कॉपी पाथ किया था। मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने 5 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट लिखा था। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हेडिंग की, हेडिंग्स हमारे पास 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। तो जैसे मैं एक H1 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा, तो मेरे पास ये हेडिंग भी आ गई। तो आप बेसिकली HTML के अंदर होता है क्या है, HTML की जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो तो उसके अंदर एक मतलब टैग होते हैं, जिसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या होती है, उसके साथ फॉरवर्ड स्लैश होता है। सही, यहाँ पे देखिए अगर मैंने H1 का टैग ओपन किया है तो H1 का टैग क्लोज भी किया है, और इसकी पहचान क्या है, इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश होगा। और इनके दरमियान मतलब कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी मुझे लिखना है, मतलब कि जैसे मुझे पैराग्राफ लिखना है तो मैंने पी का टैग ओपन किया और क्लोज किया, और
उन दोनों टैग के दरमियान जो मेरा ओपनिंग टैग है, जो मेरा क्लोजिंग टैग है, उन दोनों के सेंटर में अपना कंटेंट लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डमी टैग लिखा है 5 वर्ड्स का। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है वेलकम टू माय बूट कैंप कोर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो है मैंने अपना कंटेंट लिख दिया, डिफाइन कर दिया पैराग्राफ के ओपनिंग और एंडिंग टैग में। और मैं यहाँ पे आया और इसको रिफ्रेश करूंगा और मेरा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था जो कि आपको टैग के बारे में आपको सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो ये आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो टैग के अंदर आपके पास ओपनिंग टैग भी होगा, क्लोजिंग टैग भी होगा, और उसके दरमियान आपको अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। हमारे पास कुछ मुख्तलिफ टैग्स हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक टैग को मैं आपको बताता रहूंगा कि ये टैग क्या काम करता है, ये टैग क्या काम करता है, सही। लेकिन उसके दरमियान, उसके सेंटर में जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सही है। तो आपके पास यहाँ पे अ, एक आपके पास यहाँ पे एक ओपनिंग टैग होगा, सही है, और एक क्लोजिंग टैग होगा। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या होगी? आपके पास फॉरवर्ड स्लैश होगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसके जो मतलब कि जिसके जो टैग्स हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने साथ खुद ही क्लोज हो जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखिए, मैं H1 की बात करता हूँ। तो H1 का एक क्लोजिंग टैग है, पैराग्राफ का एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और बीआर की अगर मैं बात करता हूँ, बीआर बेसिकली लाइन ब्रेक करता है। बीआर के टैग क्यों काम आता है? वो एक लाइन ब्रेक करके आपको दे देता है, ठीक है। तो बीआर को मैं अगर मैं बीआर का टैग यूज करूंगा तो उसके साथ वो बाय डिफॉल्ट अपने आप को खुद ही क्लोज कर देगा। तो कुछ हमारे पास ऐसे टैग्स होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सिंगल टैग में ही क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम टैग्स क्लोज देमसेल्फ। तो एक तो कुछ टैग्स ऐसे हैं जो खुद ही क्लोज हो जाते हैं, जिसका एंडिंग टैग नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बी आर का टैग आ गया। इसके अलावा हमारे पास आई एम जी का टैग है। तो कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे हैं जो खुद क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब ये कि अब व्हाट HTML एंड CSS डू। देखें, HTML CSS का बेसिक मकसद क्या है कि हम इसके ज़रिए बिल्ड स्टैटिक वेबसाइट्स, मतलब कि हम स्टैटिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है? जो चेंज नहीं हो सकती। मतलब कि आपने एक दफ़ा उसको होस्ट कर दी तो उसके अंदर कोई फंक्शनलिटी अप्लाई नहीं हो सकती डायनेमिक, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये है कि रुकी हुई, सही, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, नहीं हो सकती। तो स्टैटिक वेबसाइट कौन कौन सी हो सकती हैं? आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, स्मॉल वेबसाइट्स हो सकती हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हो सकती हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, या ब्रोशर वेबसाइट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट लॉन्च हो रहा है तो आपने कोई ब्रोशर वेबसाइट्स क्रिएट कर ली या कोई इवेंट की वेबसाइट्स क्रिएट कर ली। तो HTML CSS के ज़रिए आप स्टैटिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद HTML का कुछ स्ट्रक्चर है, कोड लिखने का कुछ स्ट्रक्चर है, वो हमें देखना है। उसको फॉलो करते हुए हम HTML के पेजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो HTML के स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, HTML का स्ट्रक्चर क्या है? जब भी आप HTML की फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे हमने अभी फाइल क्रिएट की थी, तो उसमें आप HTML का टैग डिफाइन करते हो। यहाँ पे देखें, HTML का मैंने टैग डिफाइन किया हुआ है। HTML ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखें क्लोज भी हो रहा है। HTML का टैग ओपन भी हो रहा है और यहाँ पे देखें क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं बॉडी की बात करता हूँ, HTML के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड होते हैं। HTML के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। यहाँ पे मैंने एक बॉडी का टैग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बॉडी का टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब क्लोज की पहचान मैंने क्या बताई थी? फॉरवर्ड स्लैश होगा। बॉडी का टैग ओपन होगा, देन क्लोज होगा। इसके अंदर आप अपना कंटेंट डिफाइन कर सकते हो। बॉडी के अंदर आपका सारा जो भी कंटेंट होगा जो आप वेब पे दिखाना चाहते हो, वो कंटेंट आप बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल H1 हमने जैसे अभी हेडिंग लिखी थी, वो कंटेंट आप H1 यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो बॉडी के अंदर। देन पैराग्राफ, देन उसके बाद दोबारा H2, देन उसके बाद पैराग्राफ। अच्छा, इसको देख के ना परेशानी होएगा क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो एंडिंग टैग हमेशा फॉरवर्ड स्लैश आएगा। जब भी एंडिंग टैग की बात करूंगा तो वहां पे फॉरवर्ड स्लैश आएगा। H2 भी एक हेडिंग है,
जो कि H1 से थोड़ी सी छोटी होगी। जैसे मैं हेडिंग्स अभी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आप पैराग्राफ, यहाँ पे एक दोबारा इन्होंने एक पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ है, तो आप बॉडी के अंदर अपना कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ VS कोड पे। देखिए आपने सबसे पहले तो अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। पहले मैं आपको VS कोड का थोड़ा सा इन्वायरमेंट समझा दूं कि VS कोड का इन्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से काम करते हैं हम इस पे। तो थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं इसको। देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होता है न्यू फाइल का। यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है 01 और basic.html। सही, मैंने अपने मतलब कि कोई भी नाम दे दिया, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है HTML की, बेसिक की। तो मैं basic.html की मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और .html क्या है? .html आपकी एक्सटेंशन है। अगर मुझे CSS की फाइल क्रिएट करनी है तो मैं लिखूंगा .css, फिर मैं HTML नहीं लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा .css। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल .css। जैसे मैं CSS लिखूंगा तो मेरे पास CSS का आइकन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें HTML की फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने एक HTML की फाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप किस तरीके से डिफाइन करते हो? बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आप सबसे पहले तो अपना HTML का 5 का जो वर्जन है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जो कि डॉक टाइप HTML होता है, ठीक है। आपने क्या किया, डॉक टाइप HTML का 5 का जो वर्जन है यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सही है। क्योंकि हम HTML5 पढ़ रहे हैं, तो हम HTML5 का जो डॉक टाइप का HTML होगा, ये क्या बता रहा होगा, ये HTML5 अपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। अब HTML5 के जो भी टैग्स होंगे वो अब सपोर्ट कर सकता है ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें अपना HTML का टैग ओपन करना है। HTML का टैग हमने ओपन कर लिया, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो इसके चाइल्ड होते हैं, एक होता है हेड, सही है, और एक होता है आपका बॉडी। आपने यहाँ पे बॉडी, दो चाइल्ड आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, डिफाइन कर दिए, सही है। तो फर्स्ट चाइल्ड आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट चाइल्ड है, और ये आपका सेकंड चाइल्ड है, ठीक है। आपने फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड, आपने दो चाइल्ड की डिक्लेयर कर दिए कहाँ पे? HTML टैग के अंदर। सही, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने HTML5 को डिक्लेयर करना है। तो किस तरीके से करोगे? डॉक टाइप HTML, आपने लिखा डॉक टाइप HTML, ठीक है। आपने डॉक टाइप HTML डिक्लेयर कर दिया। देन मैं यहाँ पे HTML का टैग डिफाइन करूंगा। देन इसके बाद पहला चाइल्ड मेरा हेड होगा, और सेकंड चाइल्ड मेरा क्या होगा? बॉडी, ठीक है। मैंने ये दो चाइल्ड्स अपने डिफाइन कर दिए। देन हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? सबसे पहले हेड की बात करते हैं। हेड के अंदर आप मेटा टैग्स डिफाइन करते हो। क्या करते हो? मेटा टैग्स। मेटा टैग क्या होते हैं अभी बता देता हूँ। आप यहाँ पे मेटा टैग डिफाइन करते हो। दूसरा क्या, आप यहाँ पे टाइटल देते हो। आप यहाँ पे क्या देते हो? टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक HTML। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल बेसिकली ये जो टैब पे आपके पास नेम शो हो रहा है, ये टाइटल है आपका। तो ये तो टाइटल, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसका कॉपी पाथ करता हूँ, और कॉपी पाथ करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, और ब्राउज़र पे यहाँ पे मैं पेस्ट करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, या मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, बेसिक HTML आपके पास एक टाइटल आ रहा है, जो कि हमने कहाँ पे लिखा है? अपने VS कोड पे, बेसिक HTML, सही। या आप इसको टाइटल को चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल HTML क्लास 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, और HTML क्लास 1 आपका जो है टाइटल लिखा हुआ आ गया। तो टाइटल आप हेड के अंदर दोगे, और कुछ मेटा टैग्स होते हैं जो कि आपका रफ डेटा होता है, वो आप हेड के अंदर डिफाइन करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे आप लिंक्स दे सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट का लिंक हो गया, या आप गूगल फॉन्ट्स का लिंक हो गया,
या जावास्क्रिप्ट का या सीएसएस का लिंक हो गया, एक्सटर्नल जो सीएसएस की फाइल्स होती हैं उनका लिंक हो गया, तो आप यहाँ पे लिंक्स आप हेड के अंदर दोगे, सही है। देन इसके बाद आप इसके अंदर हेड के अंदर इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। अब जब हम सीएसएस की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है, ठीक है। देन इसके बाद बॉडी के अंदर आपको अपना कंटेंट लिखना है, बॉडी के अंदर आपको अपना कंटेंट लिखना है, सही है। अब कंटेंट के अंदर आपके पास हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गए, सही है। जैसे मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये आपका कंटेंट हो गया। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये मेरे पास एक हेडिंग लिखी आ गई, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया जो कि आपको आना चाहिए। आपने ये बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ लिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके ज़रिए आप अपना कोड जो है, जो आपके एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है वो आप लेके आ सकते हो। किस तरीके से? आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्रेस 1, जो कि आपके एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये इसके इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। आपको बार बार पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। देन उसके बाद आपको काम क्या करना है, ये HTML डॉक टाइप HTML HTML5 को डिक्लेयर कर देगा। देन यहाँ पे हमने HTML का टैग ओपन किया था, HTML का टैग क्लोज किया था। यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ रहा है और ये वैल्यू आ रही है, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा, अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन इसके बाद हेड का एक टैग होगा, ये आपका फर्स्ट चाइल्ड है। देन ये बॉडी आपका सेकंड चाइल्ड है। मैंने आपको बताया था HTML के अंदर दो चाइल्ड होते हैं, एक हेड एक बॉडी, सही है। देन हेड के अंदर आपके पास कुछ मेटा टैग्स होते हैं, सही है। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स बेसिकली आपका रफ डेटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे चार सेट इक्वल टू UTF-8, ये क्या है UTF-8? UTF-8 बेसिकली एक स्टैंडर्ड कोड है जो कि आपके कीबोर्ड की जो कीज है उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की कीज में पंक्चुएशन आ गए, सिंबल्स आ गए, और इसके अलावा आपके जो करेक्टर्स हैं, ये सब मतलब कि आपकी कीज को सपोर्ट करता है। अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो आपके ब्राउजर्स इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद ही समझ जाता है कि ये जो कीज हैं, जो सिंबल्स हैं, वो सपोर्ट करने लग जाएगा, ठीक है। वो उसको स्मार्ट है, उसको पता है कि ये जो टैग अगर नहीं भी है तो वो खुद ही ब्राउजर स्मार्ट समझ जाता है। देन इसके बाद हमारे पास एक मेटा टैग, एक और टैग है जिसमें आप जो है व्यू पोर्ट, जो कि कंटेंट इक्वल करते हो, यहाँ पे किया विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, मतलब कि जो भी डिवाइस की विथ होगी उस हिसाब से आपकी जो वेबसाइट है उसको प्रॉपर तरीके से ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल की एक अलग स्क्रीन है, लैपटॉप की एक अलग स्क्रीन है, इसकी अगर मैं बड़ी स्क्रीन की बात करूं तो उसकी एक अलग विथ है, ठीक है। तो हर किसी की एक अपनी विथ होती है, तो उस हिसाब से डिवाइस की विथ के हिसाब से आपकी वेबसाइट जो है सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ओपन हो। तो विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, ये एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो भी आपकी विथ होगी, सही है, वो आपकी विथ कर देंगे, यहाँ पे इक्वल कर देंगे किसके साथ? डिवाइस की विथ के साथ, ठीक है, जो कि आपकी डिवाइस की स्क्रीन होगी। देन ये इनिशियल स्केल 1.0 बाय डिफॉल्ट ही इसको रहने दें। और इसके बाद हमारे पास कुछ और मेटा टैग्स हैं। पहला मेटा टैग क्या है? ये आपका मतलब कि एक स्टैंडर्ड कोड कोड होता है जो कि आपके कीबोर्ड की कीज को सपोर्ट करता है, पंक्चुएशंस हो गए, सिंबल्स हो गए। देन दूसरा टैग क्या करेगा? ये रिस्पॉन्सिव के लिए काम आएगा। हमारे पास कुछ और मेटा टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेटा और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली मैं यहाँ पे जब भी अगर किसी को अपना लिंक फॉरवर्ड करूंगा, मैंने इस वेबसाइट को होस्ट कर दिया। होस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको होस्टिंग के बारे में बता दूं। देखिए, होस्ट का मतलब ये है कि मैंने अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कर दिया। अब इंटरनेट पे जब मैं अपनी वेबसाइट को लाइव कर दूंगा तो मेरे पास एक लिंक आ रहा होता है। वो लिंक मैं अगर किसी को सेंड करना चाहूँ, या मैं अगर गूगल पे सर्च करता हूँ अपना लिंक, तो उसके नीचे मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सही है, और यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी के लिंक के नीचे, ये आपका लिंक है, इसके नीचे मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट में मैं जो भी लिखूंगा, ये जब भी आप किसी को लिंक फॉरवर्ड करोगे तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम
टू माय बूट कैंप कोर्स। और इसके अलावा मॉड्यूल 1, यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, या मैं यहाँ पे लोरेम 10 वर्ड्स का, या यहाँ पे हम कुछ और डिफाइन कर लें, फॉर एग्जांपल या यहाँ तक बहुत है। ठीक है, हमने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। ये कब काम आएगी? जब आप लिंक किसी को फॉरवर्ड करते हो तो वहाँ पे आपके पास एक कंटेंट लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, ये आपके वेब पे नहीं दिखेगा। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और मेटा टैग्स होते हैं जो कि कीवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटा के डब्ल्यू की बात करता हूँ, सही है, और ये क्या करेगा, ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं अपने एसईओ अच्छी कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, सही है, और इसके अलावा JS और बेशुमार जो भी आप टैग्स यहाँ पे देना चाहते हो आप यहाँ पे दो। इससे क्या होगा, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी, एसईओ अच्छी होगी, और आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में, फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे सर्च करते हो और आपने आपकी वेबसाइट की एसईओ कराई होगी जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो उससे ये होगा कि आपने जो भी टैग्स डिफाइन किए होंगे उसकी रैंकिंग टॉप पे लेके आ जाएगा। तो आपको आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग होगी वो पहले पेज पे आपकी वेबसाइट लेके आके, मतलब कि आपको लाके दे देगा। ठीक है, तो कीवर्ड से ये फायदा है। डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर सकते हो, कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हो, और दूसरा क्या है, टाइटल। अब टाइटल क्या है? टाइटल बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टाइटल की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बेसिक या HTML क्रैश कोर्स। ठीक है, HTML क्रैश कोर्स, और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, और ब्राउज़र पे आने के बाद जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे मेटा टेक्स्ट दिए थे, डिस्क्रिप्शन दी थी, कीवर्ड्स दिए थे, मुझे ब्राउज़र में नहीं दिखे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटा टेक्स्ट मैंने क्या बताया था, आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखेंगे, वो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं। जब भी आप लिंक या आप मतलब कि अगर एसईओ करना चाहते हो तो वो मेटा टेक्स्ट में जाके आप कर सकते हो। सही है, अगर आप किसी को लिंक सेंड करोगे तो उस पर आपकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी, जैसे यहाँ पे लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, जैसे यहाँ पे लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। सही, ये अगर मैं वेब पेज ओपन करूंगा तो ये डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं दिखेगी। सही है, देन मैंने टाइटल दिया है, ये टाइटल अपने ब्राउज़र पे आके चेक कर सकता हूँ। ये देखें, HTML क्रैश कोर्स, ये मेरा टाइटल आ गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे इंटरनल CSS भी अप्लाई कर सकता हूँ। अभी देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो अभी बस ये समझें कि टाइटल क्या होता है, मेटा टेक्स्ट क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन अब यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग्स के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। पहली होती है H1, जो कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा, देन इसके बाद यहाँ पे मैं 6 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ H2। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहला टैग चेंज किया तो मेरा जो एंडिंग टैग है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो मुझे बार बार एंडिंग टैग पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं, और यहाँ पे मैं अपने लाइव सर्वर का सेटअप कर देता हूँ। अब लाइव सर्वर क्या है, अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको मैं सेव करता हूँ, सही, सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मुझे बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तब ये मुझे जो है अपना जो भी कंटेंट है मुझे ला के दे देगा। लेकिन अगर मैं लाइव सर्वर की बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लाइव सर्वर की बात करता हूँ तो मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, और सही है, और ब्राउज़र पे आने के बाद मैं अपने VS कोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और VS कोड ओपन करने के बाद एक सेकेंड, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं लाइव सर्वर सेटअप करता हूँ। लाइव सर्वर सेटअप करना है मुझे, और लाइव सर्वर यहाँ से मैं ओपन करूँगा, और ये लाइव सर्वर आप बिल्कुल लास्ट पे आएंगे, तो ये आपके पास एक एक्सटेंशन का दिया हुआ है। देन यहाँ पे आप यहाँ से सर्च करेंगे लाइव सर्वर, और ये आपको ये एक्सटेंशन जो है
ये इंस्टॉल करनी है। मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो आपके पास भी यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। देन जब आपका लाइव सर्वर का सेटअप हो जाएगा, जब आप इंस्टॉल कर लोगे, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, सही है। और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है। मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा और मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बूट कैंप, सही है। और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस दबाया और मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, सही है। ओपन विथ क्या करूँगा, लाइव सर्वर। यहाँ से राइट क्लिक करना है, ओपन करना है विथ लाइव सर्वर। मैंने यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर किया और ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जब भी मैं चेंजेस करूँगा एट अ टाइम खुद ही चेंज होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड्यूल 1, सही, मॉड्यूल 1 लिखा और मैं सेव करूँगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास चेंज ऑटोमेटिक चेंजेस हो गई, तो मुझे बार बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये चेंजेस मुझे दिखेंगी। तो लाइव सर्वर से ये होगा कि आपको बार बार चेंजेस मतलब कि रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, सही है। तो आपके पास 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं और ये 6 तरीके की हेडिंग्स ये काम करेंगी कि सबसे बड़ी जो हेडिंग होगी H1 होगी, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, फिर उससे छोटी H4, फिर उससे छोटी H5, फिर H6। तो हमारे पास ये 6 तरीके की हेडिंग्स होंगी, ये आपको HTML प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास पैराग्राफ का एक टैग होता है। अब ये पैराग्राफ का टैग क्या करेगा, पी यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लोरेम डिफाइन किया और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने सेव किया कंट्रोल एस ब्राउजर पे, तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर पे एट अ टाइम खुद ही चेंजेस होती हुई नजर आ रही है, सही है। तो ये पैराग्राफ के टैग के अंदर मैंने अपना कंटेंट डिफाइन कर दिया। देन इसके अलावा फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ एम्प्टी स्पेसेस देता हूँ, तो ये मेरा जो VS कोड है, इसको मैं सेव करूँगा तो मेरा जो एम्प्टी स्पेस है वो चला जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग बेसिकली ये होता है कि एंड से आप अपने सिमेंटिक टैग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड NBSP, सही। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा, सही है। तो मैं इसको कुछ दफ़ा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप सेव करता हूँ, यहाँ पे देखें अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस आ रही है। देखिए मेरे पास अब एम्प्टी स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो आप सिमेंटिक टेक्स्ट के ज़रिए आप जो है अपने एम्प्टी स्पेस लेके आ सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब हमें क्या काम करना है, पैराग्राफ के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल मुझे इसको बोल्ड करना है, इस चीज़ को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी का टैग अप्लाई करूँगा और बी से क्या हुआ, मैं बी के टैग के अंदर इन जो भी मेरा कंटेंट होगा मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और सेव करूँगा। तो ये मेरा जो मेरे बी के टैग के अंदर होगा वो उसको बोल्ड कर देगा, सही है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको बोल्ड नहीं करना, मुझे इसको अंडरलाइन करना है, सही है। तो अंडरलाइन से क्या होगा, मेरा जो भी कंटेंट होगा वो अंडरलाइन कर देगा, जो भी यू के टैग के अंदर होगा वो अंडरलाइन कर देगा। या मुझे क्या करना है, मुझे इसको इटैलिक करना है, आई। तो आई से क्या होगा, आई से आपका ये जो कंटेंट है ये थोड़ा सा तिरछा आ जाएगा, सही, इटैलिक कर देगा। या मुझे बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, सही है। और यहाँ पे मैं बी का टैग डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं ये इटैलिक का जो टैग होगा वो भी डिफाइन कर देता हूँ बोल्ड के टैग के अंदर, जो कि मेरा बी का टैग है। देन इसको मैं सेव करता हूँ। देन ये इटैलिक भी हो गया, थोड़ा सा तिरछा भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, ठीक है। ये थे थोड़े से HTML5 के पुराने कॉन्सेप्ट, जो कि बी हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब आ जाते हैं HTML5 के टेक्स्ट पे। अगर मुझे बोल्ड करना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग भी वही काम करेगा जो आपका बोल्ड कर रहा था। मुझे यहाँ पे इटैलिक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EM, सही है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, EM। EM भी वही काम करेगा जो आपका मतलब कि इटैलिक कर रहा था। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे मुझे प्राइस लिखनी है। यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ और प्राइस में लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ $100। सही है। और ये मेरी एक प्रीवियस प्राइस है, ये मेरी क्या है, प्रीवियस प्राइस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू प्राइस। ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ $50 की। सही है। देन इसके बाद अब मुझे इसको यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे $100 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, $50 लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे इस प्राइस को यहाँ पे मतलब कि बीच में मुझे एक लाइन लेके आनी है। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि बीच में $100 कटा हुआ होता है, देन उसके बाद एक न्यू प्राइस लिखी हुई होती है। वो बेसिकली काम क्या होता है, वो स्ट्राइक का काम होता है। सही, इसका मकसद क्या है, वो स्ट्राइक होती है आपकी फर्स्ट प्राइस स्ट्राइक के अंदर। मतलब कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहला मेथड है DEL, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे और ये देखें आपके पास ये लाइन लगी हुई आ गई, जो कि DEL के टैग के अंदर आपके पास अप्लाई होगा। जो भी आप DEL के टैग के अंदर आप लिखेंगे, वो क्या करेगा, वो एक प्राइस के ऊपर आपकी जो भी आप कंटेंट लिखोगे, मैंने यहाँ पे प्राइस लिखी है फॉर एग्जांपल $100, आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है। तो वो स्ट्राइक कर देगा उसको, मतलब कि बीच में लाइन लेके आ जाएगा। देन उसके बाद एक न्यू प्राइस आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, INS, और यहाँ पे आपकी जो भी प्राइस है वो आप लेके आ सकते हो, जो कि आप $50 के जरिए लेके आ सकते हो। इंसर्ट, INS का मतलब होता है इंसर्ट। आपने जब भी आप DEL का अप्लाई करोगे तो उसके साथ आप INS यूज करोगे। इंसर्ट का मतलब ये कि आप न्यू प्राइस दिखा रहे हो और DEL का मतलब ये कि आप प्रीवियस प्राइस कट कर रहे हो। ठीक है। आप DL अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल एस का यूज कर सकते हो, जो कि जिसका मतलब है स्ट्राइक, जो कि HTML5 का फीचर है। ठीक है। आप स्ट्राइक यूज कर सकते हो, एस। दोनों काम वही करते हैं, एस यूज करें या DEL यूज करें। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, जो कि स्ट्रॉन्ग आप किस तरीके से कर सकते हो, इटैलिक किस तरीके से कर सकते हो, बोल्ड किस तरीके से कर सकते हो, आप स्ट्राइक किस तरीके से लेके आ सकते हो, या अगर आपको कोई न्यू प्राइस जनरेट करनी है वो आप किस तरीके से लेके आ सकते हो। तो ये कुछ टाइपोग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये आपको बताने लाजमी थे। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, कमेंट्स बेसिकली जब भी आप कोई कोड करते हो, सही कोई भी कोड लिखते हो आप, तो उसमें आप कमेंट्स लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास ये एक हेडर है। सपोज करें ये मेरे पास क्या है, ये हेडर है। ठीक है। और ये क्या है, मेरे पास एक मेन पेज है, और ये क्या है, मेरे पास एक और सेक्शन है। यहाँ पे मेरे पास एक और सेक्शन है। ठीक है। ये यहाँ पे ये पहला सेक्शन है मेरा, ये जो कि मेन सेक्शन है, ये सेकंड, ये थर्ड। देन ये मेरा फुटर आ गया। ठीक है। और ये मेरा फुटर है, ये मेरा क्या फुटर है। अब मैंने कमेंट करके बता दिया ये हेडर है ऊपर, ये मैंने बता दिया ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फुटर। अब कमेंट से ये होगा कि जो मैंने वहाँ पे कमेंट पे बता दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो ये एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html की। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग दे रहा हूँ, हेडर। और यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ हेडर। ठीक है। ये कमेंट मैं किस तरीके से करूँगा, कंट्रोल/। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार हेडर कहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। लो मैं 30 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट लिख देते हैं। सही है। और देन इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और ये आपका हेडर आ गया। देन इसको मैं फर्स्ट सेक्शन, और यहाँ पे जो है मैं कमेंट करके बता सकता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट सेक्शन है, जो कि मैं सिर्फ अपने कोड पे रीड कर सकता हूँ, ब्राउज़र पे मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं यहाँ पे एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ, थर्ड सेक्शन। और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये मेरा
थर्ड सेक्शन है। देन इसी तरीके से ये मैं इसको लास्ट में बता देता हूँ कि ये मेरा फूटर है। फूटर क्या होता है और हेडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी अब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कि हेडर फूटर के बारे में बता दूंगा कि हेडर क्या होता है और फूटर क्या होता है। इसको भी मैंने कमेंट कर दिया किससे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तो ये ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास हेडर आ गया। हेडर हमेशा आपका टॉप का जो भी सेक्शन होता है वो आपका हेडर होता है, और जो भी आपका बॉटम का सेक्शन होता है वो आपका फूटर होता है। ठीक है, हेडर आपका टॉप का होता है सेक्शन, एंड फूटर आपका बॉटम का सेक्शन होता है। देन इसके बाद यहाँ पे मेरे पास दो सेक्शन अलग हैं, एक फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे एक थर्ड सेक्शन आ रही है। मैंने कुछ हेडिंग्स यहाँ पे डिफाइन कर दी है, और यहाँ पे मैंने सबके यहाँ पे हेडर एक कमेंट डिफाइन कर दिया, यहाँ पे भी मैंने एक कमेंट डिफाइन कर दिया, यहाँ पे भी। अब इस कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार ये जो कमेंट है ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से मेरा हेडर स्टार्ट हो रहा है। तो इस कोड को रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे कमेंट अपनी आसानी के लिए मैंने एक कमेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो कमेंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और हेडिंग्स पैराग्राफ टाइपोग्राफी के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं। देन कमेंट आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद यहाँ पे मैं बी आर के टैग लगाता हूँ, या बी आर के टैग से क्या होगा, बी आर के टैग से ये होगा कि आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे लाइन ब्रेक करनी है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मेरे पास टैग आता है बी आर का। बी आर का भी मैं यहाँ पे मीनिंगफुल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एच आर का टैग लगाता हूँ। एच आर का टैग भी वही काम करता है जो आपका बी आर का टैग काम करता है। सही, एच आर का टैग, एच आर का भी टैग वही काम करता है जो आपका बी आर का टैग काम करता है, लेकिन एच आर के टैग में ये फर्क है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बी आर और एच आर क्या होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोरेम 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ लिखने के बाद, ठीक है, पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने क्या यहाँ पे क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसकी विड्थ इंक्रीज कर दूँ। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और मेरा जो ब्राउज़र है यहाँ पे मैं आ गया, और ये पैराग्राफ लिखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से आए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बी आर। ठीक है, मैंने बी आर का टेक्स्ट डिफाइन किया, कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। सही, अब आप देख रहे होंगे कि यार ये जो मैंने कंट्रोल एस दबाई नेक्स्ट लाइन पे आ गया। चले मैं इसको बी आर को हटा देता हूँ फिर। सही, अब कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये देखेंगे मेरा जो बी आर का टैग था वो चला गया। तो मेरा अब जो नेक्स्ट लाइन है वो नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने बी आर का टैग हटा दिया। तो मुझे यहाँ पे अगर नेक्स्ट लाइन पे अगर मुझे कोई कंटेंट चाहिए तो मैं बी आर का टैग लगाऊंगा। उससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सही है, इसके अलावा एक आता है एच आर का टैग। अगर मैं एच आर का टैग लगाऊंगा तो वो भी यही काम करता है कि आपकी लाइन ब्रेक कर देता है, लेकिन उसके साथ एक लाइन आ रही होती है, उसके साथ एक लाइन आ रही होती है, सेपरेटर आ रहा होता है। ठीक है, ये लाइन है आपकी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका लिंक। लिंक, लिंक क्या होता है? सही, लिंक के बारे में पढ़ेंगे। लिंक बेसिकली होता है क्या, हमारे पास लिंक ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये आपका क्या है, एक लिंक है, ये आपका क्या एक लिंक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक नेक्स्ट पेज पे मुझे लेके चले जाएगा। तो ये एक लिंक है बेसिकली। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हमारे पास लिंक की दो तरीके की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है एक्सटर्नल लिंक। सही है, अब एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप है हमारी, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टाइप। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। देखिए, एक्सटर्नल लिंक बेसिकली आपको इंटरनेट के थ्रू, अगर आपको इंटरनेट के थ्रू अगर कोई लिंक चाहिए तो वो आप एक्सटर्नल के जरिए लेके आ सकते हैं। लिंक किस तरीके से आता है, ए से आपका लिंक आता है। ठीक है, एंकर लिंक। और ये जो है यहाँ पे मुझे अपना एच रेफ, मतलब कि यहाँ पे मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहाँ से आपको लिंक लेके आना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लेके आना है ये, फॉर एग्जांपल हमें ये गूगल पेज ओपन करना है। ठीक है, और मैं इसका ये जो लिंक है यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये जो मेरा ओपनिंग टैग है,
और ये जो मेरा क्लोजिंग टैग है, इसके सेंटर में मुझे कुछ कंटेंट लिखना है। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन गूगल, ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास लिखा हुआ है ओपन गूगल। अब लिंक की पहचान क्या है? आपने जब भी एंकर का यूज़ करोगे, एंकर जब भी मैं बोलूँगा वो लिंक है, ठीक है? जब भी मैं एंकर का यूज़ करूँगा, एक का मतलब कि एंकर, जब भी मैं एंकर का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे एक तो ये ब्लू कलर का आपके पास आ रहा होगा, देन इसके बाद यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रही होगी। लिंक की पहचान क्या, अंडरलाइन और ब्लू कलर से आप उसको पहचान सकते हो। देन इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका एक लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आगे लगाता हूँ टारगेट और ब्लैंक, ठीक है, अंडरस्कोर और टारगेट यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के ब्लैंक कर देता हूँ। तो अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। अब मैं इसको ओपन गूगल करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा पेज वहीं पर ही है, लेकिन अब ये नेक्स्ट पेज पे ओपन करके दे रहा है। तो टारगेट ब्लैंक से क्या हो रहा है, आपका जो पेज है वो न्यू टैब में ओपन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हटा देता हूँ ये, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने वही जैसे पहले किया था उसी तरीके से मैंने सेव करता हूँ और मैं इसको ओपन गूगल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसी पेज पे आपको गूगल का पेज ओपन हो रहा है। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, मुझे ये करना है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यार मैं ओपन गूगल करूँ लेकिन दूसरे टैब पे ओपन हो, मेरी वेबसाइट वहीं की वहीं ओपन रहे। तो मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्लैंक, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो पेज है वो नेक्स्ट मतलब कि न्यू पेज पे ओपन हो जाएगा, न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। देन इसके बाद हमारे पास इंटरनल लिंक होते हैं। आप यहाँ पे इस जो आपके एच रेफ है यहाँ पे आप कोई सा भी लिंक दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे देना है yahoo.com, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ये देखें थोड़ा सा ये इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा और yahoo.com सही है, और यहाँ पे जो है मेरा याहू का पेज ओपन हो गया। तो आप इस तरीके से अपना काम जो है कर सकते हैं। देन इसके बाद और ये जो कंटेंट है ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ क्लिक मी, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक मी मेरे पास लिखा हुआ आ गया और ये मेरे पास याहू का पेज ओपन हो गया। देन इसके बाद मेरे पास सेकंड टाइप है, हमारे पास इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है बेसिकली, इंटरनल लिंक बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी फाइल कंप्यूटर में आपके पीसी में मौजूद है तो आपकी इंटरनल फाइल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट अभी मैं बेसिक डॉट एच टी एम एल पे हूँ, तो मैं अभी रेफरेंस दे देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का। तो मैं वही एंकर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं डॉट स्लैश लगा के, सही है, और मेरे पास जैसे मैं स्लैश लगाऊंगा जो फॉरवर्ड स्लैश होगा मेरा, मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का रेफरेंस दे दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि माय होम पेज। आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट दे सकते हो, आपकी मर्जी है। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उस हिसाब से आप वो कंटेंट आप दे सकते हो। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा लिंक दिया तो वो उसी के बराबर में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लाइन ब्रेक। यहाँ पे मैं बी आर का टैग यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बी आर से क्या हुआ, मेरी लाइन ब्रेक हो गई और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो इंडेक्स का जो पेज था, जो ये वाला पेज है, सही है, ये मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आप एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट का कोई लिंक देना है तो आप एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हो, वही तरीका है। और अगर आपको न्यू टैब ओपन करना है तो न्यू टैब भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इंटरनल लिंक देना है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पीसी पे आगे आपके पीसी में फाइल मौजूद है तो आप क्या करोगे, आप एक्सटर्नल लिंक इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अगर उसी फ़ोल्डर में आपके पास फ़ाइल मौजूद है, अगर उसी फ़ोल्डर में फ़ाइल मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी जिस फ़ोल्डर में उसी फ़ोल्डर में मेरे पास फ़ाइल मौजूद है, तो उसमें कौन-कौन सी फ़ाइल्स हैं? एक बेसिक डॉट एचटीएमएल की, एक इंडेक्स। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे एक काम करना है, मुझे फ़ोल्डर के बाहर जाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉट डॉट लगाऊँगा, देन मैं स्लैश लगाऊँगा। तो अब मैं
फ़ोल्डर के बाहर आ गया, अब मैं फ़ोल्डर के बाहर वाली फ़ाइल एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे फ़ोल्डर के अंदर, मैं उसी फ़ोल्डर में रहते हुए मुझे फ़ाइल एक्सेस करनी है, तो मैं डॉट स्लैश और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल, जो मेरी फ़ाइल है इंटरनल, मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और देन मैं इसको कंट्रोल सेव कर दूँगा और वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक लिंक का टॉपिक, जो कि सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं था। और अगर इसमें भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं इमेजेस की। तो एचटीएमएल में आप इमेजेस किस तरीके से लेके आ सकते हैं? देखें, बहुत ही सिंपल है। इमेज के लिए आईएमजी का टैग है और आईएमजी का टैग, उसके अंदर 2 एट्रिब्यूट्स हैं, एसआरसी और ऑल्ट, एएलटी। तो इन दोनों का मकसद क्या है? सबसे पहले मैं आपको एट्रिब्यूट और वैल्यू के बारे में बता दूँ कि एट्रिब्यूट और वैल्यू क्या होती है। देखिए, जब भी आप टैग डिफाइन करते हैं, कोई सा भी टैग हो, ये कोई टैग है नहीं, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है? अब कोई सा भी आप टैग जब डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कभी-कभार कुछ उसके एट्रिब्यूट्स आ रहे होते हैं। जैसे एसआरसी आ गया, अगर मैं एंकर की बात करूँ तो एचरेफ आ गया, उसकी वैल्यू देनी है हमें। तो देखिए, आपके पास एट्रिब्यूट जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एट्रिब्यूट की मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ, एट्रिब्यूट आपके पास एसआरसी भी हो सकता है, ऑल्ट भी हो सकता है और इक्वल टू से पहले जो होगा वो एट्रिब्यूट होगा, ठीक है? और ओपनिंग टैग में होगा। देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपका कंटेंट होगा वो आपकी वैल्यू होगी, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी होगा वो आपकी वैल्यू होगी। ये एट्रीब्यूट है, ये आपकी वैल्यू है और ये टैग आपका क्लोज हो रहा है। तो आप इसके आगे, अगर आपके पास एक और एट्रीब्यूट है तो वो भी आप डायरेक्टली आप यहाँ पे बता दोगे, एट्रीब्यूट इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास में आप उसकी वैल्यू बता दोगे, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि एट्रीब्यूट और वैल्यू होती क्या है। तो इसी तरीके से आईएमजी का टैग है और एसआरसी इसका एट्रीब्यूट है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं इसकी वैल्यू दूंगा। इसी तरीके से ए एल टी क्या है, ऑल्ट, ये है क्या, ये एक एट्रीब्यूट है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं इसकी वैल्यू दूंगा। तो इमेज का बेसिकली कोई एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे देखा एंकर का एक एंडिंग टैग है, लेकिन इमेज का कोई एंडिंग टैग नहीं है, सही है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इमेज के अंदर भी दो तरीके की टैब्स होती हैं। एक एक्सटर्नल इमेज होती है जो कि आप इंटरनेट से डायरेक्ट लिंक दे देते हो, एक होती है इंटरनल। अगर आपके फोल्डर में इमेज मौजूद है तो आप उससे लिंक करवा सकते हो। पहले एक्सटर्नल के बारे में पढ़ लें, देन इंटरनल के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल इमेज, ठीक है? देन यहाँ से मैं डॉट स्लैश, और यहाँ पे डॉट स्लैश लिखूंगा तो मेरे पास अभी कोई इमेज है नहीं। पहले एक्सटर्नल इमेज की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, एक्सटर्नल इमेज के लिए मुझे यहाँ से फाइल, एक वेबसाइट है सोर्स अनस्प्लैश, यहाँ से आप रैंडमली कोई सी भी इमेजेस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे कोई रैंडम इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ से ये इमेज का जो लिंक है, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैं अपने एसआरसी में, जो मेरा सोर्स है, वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? ये एसआरसी में जाके मैं अपना लिंक पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे ऑल्ट पे मैं लिख दूँगा इमेज, ठीक है? ऑल्ट बेसिकली क्या काम करता है अभी बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको इमेज दिखा दिखा देता हूँ कि ये आपकी इमेज आ गई। इमेज का साइज़, ये देखें, इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसकी हाइट और विड्थ हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हाइट लिख देता हूँ। हाइट सिंपल आपको जो है 400 और विड्थ भी हम यहाँ पे 400 कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास हाइट और विड्थ 400 आ गई। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑल्ट पे मैंने क्या लिखा, रैंडम इमेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडम इमेज, सही है? और यहाँ से मेरे पास रैंडम इमेजेस आ रही है, जब भी मैं सेव करूँगा तो मेरे पास ये रैंडम इमेजेस आती रहेंगी, ठीक है? और अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूँगा और अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है रैंडम इमेज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो लिंक है, मैं वो तो इंटरनेट से आ रही मेरे पास जो इमेज आ रही थी वो इंटरनेट से आ रही थी। तो अब जो मेरे पास लिंक है वो अब नहीं, मतलब कि एक्सेस कर पा रहा, क्योंकि वो लिंक इंटरनेट से एक्सेस हो रहा था। और यहाँ पे जो मैंने नाम दिया था ऑल्ट के अंदर रैंडम इमेज, वो मेरे पास शो करवा रहा है। जब भी कभी आपकी इमेज सही तरीके से वर्क नहीं करती या कोई इमेज के अंदर, लिंक के अंदर कोई मसला होता है, तो उसकी जगह फिर वो आपको नाम शो करवा देता है, जो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा आपका इमेज से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंडम इमेज, तो यहाँ पे कोई रैंडम इमेज होगी।
और यहाँ पे मैंने हाइट दे दी 400 और विड्थ दे दी 400। आप चाहे तो 500 भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से हाइट और विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना इंटरनेट जो है ऑन कर लेता हूँ, और ये है कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी इमेज जो है एक्सेस कर लेगा। देन इसके बाद मैं इसको यहाँ से लाइन ब्रेक कर देता हूँ, या एचआर यहाँ से लगाते थे, एचआर टैग, जो कि आपकी लाइन ब्रेक करके दिखा देगा। ये एक्सटर्नल इमेज हो गई। दूसरा है हमारे पास इंटरनल इमेज। अब इंटरनल इमेज क्या होती है? इंटरनल इमेज बेसिकली आपके जो कंप्यूटर में इमेज मौजूद हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यही इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज है, सही है, और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आएंगे और डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने अपना न्यू फोल्डर क्रिएट किया है, और यहाँ पे जो है 1.1 इमेज के नाम से हम सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैं वही img का टैग दूंगा, डॉट स्लैश, मेरे पास एक इमेज आ गई 1.jpg, और ये जो है ऑल्ट पे जाके मैं यहाँ पे दे दूंगा कि माई इमेज, अगर मेरी इमेज शो नहीं होती तो मुझे ये कंटेंट शो कर दे। देन मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इमेज आ गई, जो कि बहुत बड़ी इमेज है। तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट भी बता देता हूँ कि आपकी जो हाइट है, हाइट यहाँ पे दे देते हैं 300, और विड्थ यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं 200। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाइट डिफाइन कर दी 300, और विड्थ जो है मेरी, ये जो विड्थ है ये मैंने डिफाइन कर दी 200। ये मेरी हाइट है, ये मेरी विड्थ है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इमेज के अंदर कुछ मसला कर देता हूँ लिंक, तो यहाँ पे देखिए मेरी इमेज शो नहीं करेगा, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है माई इमेज। तो ये इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। आप ऑल्ट पे अपना नाम दे दोगे, जो भी आपकी इमेज से रिलेटेड जो भी आपका नाम होगा वो आप दे दोगे, जो आप शो करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज शो नहीं होती तो उसकी जगह आपका ये नाम शो कर देगा। देन अगर आपकी इमेज की हाइट और विड्थ अगर आपको एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप CSS के ज़रिए भी आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि इमेज का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक कि आज की हमारी क्लास थी, और ये है कि अब नेक्स्ट वीक ये है कि आप मुझे बता दीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इसके अंदर अगर कोई भी मसला आता है, या अगर कोई टेक्स्ट समझ नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपको जल्द से जल्द ये है कि रिप्लाई दे दूँ। तो चलें, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।